आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रवि बस में बैठा खिड़की से बाहर नज़ारों का लुत्फ उठा रहा था। सर्दियों की शाम ढलने वाली थी। बाहर के मन मोह लेने वाले नज़ारे को रवि अभी देख ही रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी। रवि ने जेब से अपना फोन निकालकर देखा तो उसके दोस्त विशाल का फोन आ रहा था। फोन उठाने से पहले रवि ने कंडक्टर से पूछा, भैया ये मनाली कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग? इस पर कंडक्टर ने रवि से कहा, बस साहब 2 घंटों का रास्ता है। लिहाजा रवि ने फोन उठाया और विशाल के कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा, बस और 2 घंटों का रास्ता है, पहुंच रहा हूं, बस से उतरकर तुझे फोन कर दूंगा। इतना कहकर रवि ने फोन रख दिया और वापस से खिड़की के बाहर नज़ारों में खो गया। धीरे धीरे फिजा में अंधेरा छाने लगा था, जिसके साथ ही साथ ठंड और कोहरे ने भी अपना रंग दिखाना चालू कर दिया था। हालांकि बस के सारी खिड़की दरवाजे बंद थे, मगर तब भी पता नहीं कैसे रवि को ठंड लगे जा रही थी। दरअसल रवि अपने दोस्त विशाल के भाई की शादी में मनाली जा रहा है। इससे पहले वो कभी भी मनाली नहीं आया था। उसका यहाँ आना पहली बार हो रहा था। शुरुआत में तो वो यहाँ अकेले आने से काफी घबरा रहा था, मगर जब विशाल ने उसे समझाया कि बड़ा आसान है, तू कर लेगा, तो वो मान गया। रवि अभी सीट पर बैठा पहाड़ी इलाकों के ठंड से जूझ ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना बस से उतरकर वो विशाल को फोन ना करे और किसी तरह उसे जानकारी दिए बगैर विशाल के घर पहुंच जाए। इससे होगा ये कि विशाल उसे ऐसे अचानक देखकर काफी खुश हो जाएगा, जिसके बाद रवि ने तय किया कि वो ऐसा ही करेगा। ठीक 2 घंटे बाद यानी रात के 8:15 बजे तक रवि अपनी मंजिल यानी मनाली पहुंच गया। वो जिस जगह पर उतरा था उसका नाम था मलाना गांव। खैर, रवि ने बस के कंडक्टर से सर्किट हाउस का पता पूछा, क्योंकि विशाल का घर सर्किट हाउस के आसपास में ही कहीं पर था। जिसके बाद वो कंडक्टर के बताए रास्ते पर अपने दोस्त के घर की तरफ चल पड़ा। हालांकि रात बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों उस रास्ते पर रवि के अलावा और कोई भी नहीं था। पूरा का पूरा रास्ता ऐसे सुनसान पड़ा हुआ था, जैसे रास्ता ना होकर वो कोई कब्रिस्तान हो। न कोई आदमी था और ना ही कोई परिंदा। ठंड का तो ये हाल था कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ बन जाएं। रवि को भी काफी ठंड लग रही थी। ऊपर से मनाली जैसी ठंडी जगहों की आदत नहीं थी उसे, इसलिए वो और भी कांप जा रहा था। रवि अभी आगे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। ऐसे अनजान जगह पर ये महसूस करके रवि की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो तुरंत पीछे पलटा, मगर अजीब बात कि उसके पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ खामोशी और कोहरे के अलावा। पीछे से वो जैसे ही सामने पलटा कि वो ठिठक कर 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि अब ठीक उसके सामने 6 फीट लंबा एक आदमी खड़ा था। वो आदमी इतना गोरा था कि अंधेरे में भी वो चमक सा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल नीली चमक रही थी। देखने से ही पता चल रहा था कि वो कोई अंग्रेज है। इससे पहले कि रवि उससे कुछ बोलता, उस आदमी ने खुद ही रवि से कहा, है जेंटलमैन, डू यू हैव लाइटर? लाइटर है तुम्हारे पास? चूंकि रवि सिगरेट वगैरह पीता ही रहता था, लिहाजा रवि ने
अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब से लाइटर निकालकर उस आदमी को पकड़ा दिया। उस आदमी ने रवि के हाथों से लाइटर लिया और अपने जेब से एक सिगरेट निकालकर जलाकर पीने लगा और रवि को उसका लाइटर वापस करते हुए कहा, मेरा नाम पीटर है, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ जाना है तुमको? इस पर रवि बोला, जी मेरा नाम रवि है, मुझे सर्किट हाउस जाना है। कितनी दूर होगा सर्किट हाउस, आपको पता है क्या? इस पर पीटर ने रवि से कहा, तुम तो गलत रास्ते पर आ गया मैन, सर्किट हाउस तो दूसरा तरफ था। पर चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं तुमको एक रास्ता से लेकर जाता है। रवि को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो बस कंडक्टर, उसने तो यही रास्ता बताया था, फिर रास्ता गलत कैसे हो सकता है। खैर रवि के पास कोई और चारा तो था नहीं, जिस वजह से वो पीटर की बात मानने को राजी हो गया। जिसके बाद वो दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी चलते चलते रवि ने पीटर से पूछा, आप यहाँ पर क्या करते हैं पीटर? इस पर पीटर बोला, ये टनल यहाँ जितना भी है ना, सब मैंने बनाया है, यही मेरा काम है, इंजीनियर हूँ मैं। रवि को फिर से काफी अजीब लगा, क्योंकि पीटर जिन सुरंगों की बात कर रहा था वो काफी पुरानी थी और पीटर को देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी उम्र इतनी होगी। पर रवि कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप पीटर के साथ साथ चलता रहा। कुछ देर यूं ही पीटर के साथ चलते रहने पर वो दोनों एक बड़े से गेट के पास पहुंच चुके थे, जिसके ऊपर लिखा था ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान। पीटर उस गेट के पास जाकर एकदम से खड़ा हो गया और रवि की तरफ देखते हुए बोला, चलो अंदर आओ, यहाँ से सर्किट हाउस जाने का शॉर्टकट रास्ता है। रवि को फिर से हैरानी हुई कि आखिर कब्रिस्तान के अंदर से सर्किट हाउस जाने का कौन सा रास्ता होगा, जिस पर रवि ने पीटर से कहा, कब्रिस्तान के अंदर से रास्ता है। पर रवि अपनी बात पूरी करता, इसी दौरान पीटर बोला, अरे बाबा इतना काय को डरता है, मैं है तो, चलो कुछ नहीं होगा। हालांकि रवि को घबराहट तो हो रही थी, मगर पीटर के दबाव डालने पर उसे उसकी बात माननी ही पड़ी। जिसके बाद पीटर ने कब्रिस्तान का वो पुराना सा लोहे का जंग लगा हुआ दरवाज़ा सरकाया और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। वो एक ईसाई कब्रिस्तान था। कब्रों के ऊपर बड़े बड़े क्रॉस बने हुए थे, जो कि चांद की रोशनी में चमक रहे थे। रवि को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, पर चूंकि पीटर उसके साथ था इसलिए उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी हुई थी। वो दोनों अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रवि को किसी औरत के चीखने की आवाज़ आने लगी। रवि का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया कि भला इस कब्रिस्तान में कोई औरत कहाँ से आएगी और क्यों आएगी। रवि अभी ये सब सोचकर डर डर कर चल ही रहा था कि तभी सामने झाड़ियों से अचानक एक औरत निकली और रवि के पास जाकर बोली, यंग मैन, तुमने हमारा बेटा जॉर्ज को देखा? वो हाथ छोड़ाकर कहाँ भाग गया, अब मिल नहीं रहा। उस औरत की बात सुनकर रवि चौंक सा गया, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वो औरत वहां से चली गई। हैरान निगाहों से रवि पीटर की ओर पलटा, लेकिन ये क्या, पीटर वहां पर अब था ही नहीं। रवि ठिठक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसकी सांसें बिना भागे ही उखड़ने लगी थी। रवि ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपने दोस्त विशाल को फोन मिलाने जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र मोबाइल नेटवर्क पर गई, जो कि 0 दिखा रहा था। घबराया हुआ रवि करता भी तो क्या करता, उसने मोबाइल का फ्लैशलाइट चालू किया और आगे बढ़ने जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र ठीक उसके पास जमीन में बने कब्र पर गई, जिस पर साफ शब्दों में लिखा था,
पीटर फर्नांडिस 1930 से लेकर 1978। क्या इसका मतलब सच में वो पीटर की आत्मा थी? रवि सोच में पड़ गया, मगर फिर उसे लगा हो सकता है शायद ये कोई और पीटर होगा। यही सोचकर कांपते कदमों के साथ रवि कब्रिस्तान में आगे बढ़ने लगा। क्योंकि वो अब पूरे कब्रिस्तान में अकेला था, इसलिए उसे अब काफी डर लग रहा था। वो भगवान से यही मना रहा था कि जल्द से जल्द वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अच्छा यही होता कि वो इस मुसीबत में ना पड़ता। खैर, रवि तेज कदमों से अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में फिर एक अजीब तरह की आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई जमीन में फावड़ा मारकर मिट्टी खोद रहा हो। आवाज चौंका देने वाली थी, क्योंकि इतनी रात गए शायद ही कोई कब्र दफनाता होगा। तो फिर ये आवाज कैसी? ये सोचकर रवि उस आवाज की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक आदमी फावड़ा लिए जमीन खोद रहा है। रवि को लगा शायद ये आदमी उसकी कोई मदद कर सकता है, लिहाजा रवि चलता हुआ उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, आप बता सकते हैं क्या ये सर्किट हाउस का रास्ता किधर से है? इस पर वो आदमी बोला, सर्किट हाउस जाने का है तो कब्रिस्तान में काहे को आया? यह कब्रिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये सुनकर रवि और भी ज्यादा घबरा गया, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता उस आदमी ने दोबारा बोला, अच्छा, मैं समझ गया, तुमको पीटर लेकर आया होगा, उसने लेटर मांगा था तुमसे। रवि ने हैरान होते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, वो तो मर चुका है, बहुत सालों से वो अनजान लोगों से लेटर मांगता फिरता है और लोगों को कब्रिस्तान में लेकर आ जाता है। तब तो तुमको एक औरत भी मिली होगी, वो भी बहुत सालों से अपने बेटे जॉर्ज को खोज रही है। अब मुझे ही देख लो, 40 सालों से मैं कब्र खोद रहा हूँ, पर यह कब्र खुद ही नहीं रही। रवि को ये बात सुनकर पूरा मामला समझ में आ गया कि ये आदमी भी मरा हुआ है। जिसके बाद रवि ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे दौड़ता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकला और जैसे तैसे अपनी मंजिल पर पहुंचा। पर वो सब उस रात था क्या, ये आज तक रवि को सही पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।